कैप्टन सफदर ने जहाद का ऐलान कर दिया। मौलाना के साथ ये मिल गए हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब टीवी प्रोग्राम के दौरान रो पड़े और सिर्फ रोए नहीं है, फूट फूट कर रोए हैं। इसकी क्या वजूहात थी? नवाज शरीफ साहब ने चीन का दौरा तो किया, लेकिन चीन के जो तेवर हैं वो बदले बदले से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच और आप मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में कैप्टन सफदर ने जहाद का ऐलान कर दिया और मौलाना के साथ ये मिल गए हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब टीवी प्रोग्राम के दौरान रो पड़े और सिर्फ रोए नहीं है, फूट फूट कर रोए हैं। इसकी क्या वजूहात थी? नवाज शरीफ साहब ने चीन का दौरा तो किया, लेकिन चीन के जो तेवर हैं वो बदले बदले से हैं। कुछ जो बड़े सरकारी अफसरान हैं वो क्या देख रहे थे, क्या इंफॉर्मेशन आ रही हैं, वो आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। सबसे पहले कैप्टन सफदर के उससे शुरू करते हैं। कल हुआ ये कि लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई, मरकज़ जमीयत अहले हदीस ने करवाई। ऐवान इकबाल में काफ़ी गैदरिंग थी वहाँ पर, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो मजहबी कायदीन हैं उनकी खिताबात हुए, फ़लस्तीन के हवाले से हुए। वहाँ पर फ़लस्तीनी रहनुमा भी मौजूद थे और तकरीरें हुई बड़ी दिलचस्प। मौलाना फजलुर रहमान कल यहाँ पर थे। उनके जो समधी हैं इस वक्त गवर्नर KP, मैं ज़रा थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा कैप्टन सफदर के जहाद के ऐलान की तरफ। तो उनके जो समधी हैं जो इस वक्त गवर्नर हैं, और उनका समधी का ही बेटा इस वक्त पेशावर के मेयर भी हैं। तो वो जो हाजी साहब हैं वो लाहौर तशरीफ़ लाए। उनकी मरीम नवाज़ साहबा से मुलाकात हुई, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इसी वक्त में, यानी इसी कल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मौलाना फजलुर रहमान भी पूरा दिन लाहौर मौजूद थे। वो रात गए यहाँ पर लाहौर पहुँच गए थे, लेकिन जब भी वो यहाँ आते थे उनकी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या किसी से मुलाकात ज़रूर हुआ करती थी। लेकिन इस दौरे में उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, उनके समधी अलबत्ता मिले। अच्छा हुआ ये है कि जो बड़ी दिलचस्प महफिल वहाँ पे लगी थी, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फ़लस्तीन के हवाले से बात हो रही थी। तो कैप्टन सफदर ने अपने भरपूर अंदाज में वहाँ पे तकरीर की, और कैप्टन सफदर की शख्सियत से सब लोग वाकिफ़ ही हैं। नवाज शरीफ के दामाद हैं, हमारी मौजूदा वज़ीर आला के शोहर हैं, लेकिन उनका एक अपना रंग है और उनकी जो मजहबी नज़रियात हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं और वो उनके लिए स्टैंड भी करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो आपको याद होगा कि जब मुमताज़ कादरी वाला मामला हुआ था सारा, तो कैप्टन सफदर कौमी असम्बली के जब रुकन थे तो वो जो वहाँ पे तकारीर किया करते थे या बाहर आके बातें करते थे, तो उससे बाज़ दफ़ा जो नवाज शरीफ साहब वो बड़े परेशान, यानी उनके ससुर उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो बड़े परेशान हो जाया करते थे। मुझे यहाँ तक भी पता है कि जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे थे और सारे उनके मामला चलना शुरू हो गए थे, उनकी तबीयत ख़राब हुई, इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे आ गई कि यार अब क्या करें, अगर अंदर कुछ हो गया तो हमारे गले पड़ जाएंगे। यानी नवाज शरीफ साहब उनके लिए उस वक्त वही गले में जो आपकी फंसी हड्डी होती है, जो ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, वो बन चुके थे। अच्छा, अदालत वगैरह कहीं जाते थे तो वहाँ पर भी बात कर देते थे। जेल में लोग मिलने आते थे तो उनसे भी कोई बात कर देनी, बाहर आके मीडिया टॉक होनी और जनाब नवाज शरीफ साहब के चर्चे होना शुरू हो जाए। तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान थी। नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हुई, PTI और एस्टेब्लिशमेंट ने मिल के अदालत ने इजाज़त दी और इस तरह से नवाज शरीफ साहब बाहर गए। तो उस वक्त कैप्टन सफदर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था दाता साहब और जाके। उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा था हमने वोट के ज़दों को नज़रिया जो है वो दफन कर दी। तो उसके बाद मेरी इतलात है कि उस वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपने हॉस्पिटल में उनको बुला लिया था और फैमिली को मैं कह दिया था कि ये अब जो सफदर हैं ये कहीं नहीं जाएंगे। और कैप्टन सफदर साहब जो हैं उनके ऊपर यानी इस हवाले से नज़र रखी जा रही थी कोई ऐसा बयान ना दे दें कि जो सारी इस वक्त हमारे मामला चल रहे हैं उसमें कोई आगे पीछे ना हो जाए। अच्छा, कैप्टन सफदर साहब ने यहाँ पे ना बड़ी धुआंधार तकरीर भी की, ख़त्म नबूवत के ऊपर भी, फ़लस्तीन के हवाले से भी, और उन्होंने ना अपने वही अंदाज में गन गरज रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि जी अब जहाद फ़ी सबिल्लाह का वक्त आ गया, और उन्होंने कहा जी कि अब वहाँ पे दूसरे किसी ने लुकमा दिया कि भाई अब तो ये मौलवियों की तरह बात कर रहे हैं कैप्टन सफदर, और उन्होंने कहा ये है वो है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने तंज़ भी किया। उन्होंने कहा ये अपने ससुराल वालों पे गुस्सा निकाल रहे हैं या किस पे गुस्सा निकाल रहे हैं।
तो कैप्टन सफदर साहब ने कहा जी अब ये जहाद का वक्त आ गया, अब हमें जहाद करना है। तो ये अब देखना होगा, सोचना होगा। इस वक्त हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है, नवाज शरीफ साहब के यहाँ, और शहबाज शरीफ साहब सारे मामलात को देख रहे हैं। तो क्या ये जहाद जो है ये इन्होंने एक से नारा कहा है, ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश है या राय है, या इसमें आगे चल के कोई कुछ होने भी जा रहा है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान आज कराची में उनकी बड़ी जनाब जो उन्होंने आगाज़ किया है अब, और अपोजिशन उनकी तरफ देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मार्च का इंतखाब उन्होंने किया, अवामी असम्बली आप कह लें, वो कह रहे हैं जी हम बाहर जाके तो कराची में आज उनका प्रोग्राम है, और पेशावर में उनका आगे 9 मई को प्रोग्राम है। तो वहाँ पे भी कैप्टन सफदर साहब ने कहा था कि मैं आऊँगा। आप देखें कैप्टन सफदर साहब की अगर नवाज शरीफ साहब के बाद किसी कौमी रहनुमा के साथ दोस्ती और अच्छा ताल्लुक़ है या अकीदत वाला एक ताल्लुक़ है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। कैप्टन सफदर जो हैं वो उनको बहुत अकीदत की नज़र से देखते हैं। तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो गुस्सा है मौलाना फजलुर रहमान को, जो नवाज शरीफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान को इस्टेब्लिशमेंट पर गुस्सा है, नवाज शरीफ पर गुस्सा है, आसिफ जरदारी पर गुस्सा है, तो वो कैसे कम होता है, या फिर जो कैप्टन सफदर हैं वो बगावत करके मौलाना के साथ ही कहीं पे मार्च वगैरह में नज़र आए। लेकिन ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन कुछ पता नहीं है। कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो अपनी तबीयत के मालिक हैं। हुआ कुछ यूँ कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब है, उनसे जब पूछा गया तो वो जो है एक टीवी प्रोग्राम डॉन के टीवी प्रोग्राम में ही वो रो पड़े, और बाकायदा उन्होंने जनाब बड़ा एक ऐसा मंज़र था। तो उन्होंने एक जो कहा, उन्होंने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं हो सका, लोग मुझे मुबारकबादें दे रहे थे, लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई कि किस तरह मेरे तरफ आए थे, कैसे अरेस्ट किया और क्या हुआ। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो झूठा जो रेफरेंस था उस पर इमरान खान और साबिक़ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, फिर नैब के एक अफसर हैं इरफान मंगी, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे। और मेरे ख्याल इरफान मंगी साहब इस वक्त किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, जावेद इकबाल साहब भी कहीं ना कहीं आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन मुझे वो सब तलख बातें याद आ गई हैं कि किस तरह से मुझे गिरफ़्तार किया गया था, किस तरह से मेरे घर पे छापा पड़ा था, मेरी बीवी, यानी वो सारा वो सलूक जो उनके साथ हुआ था उन्होंने उसमें वो बयान भी किया। अच्छा, इससे आगे एक बात है कि उस एक ही प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में वो ये कह रहे थे कि अभी आपको पता होगा कि लाखों में वो सिम्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, हो रही हैं, जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा है कि आप जितना मर्ज़ी टैक्स ले लें, अगर आप दुकानदार जो हैं इनसे टैक्स नहीं लेंगे तो ये सब बातें जो हैं वो बेकार जाएंगी। अपने दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक जंग चल रही थी, अदरवाइज़ मैं तो इन दुकानदारों से भी टैक्स लेने के चक्कर में था। और मुझे याद है ये बात कि मुस्लिम लीग नून जो है, आपको पता है कि ज़रा ताजर दोस्त और बिजनेसमैन लोगों की ज़्यादा पार्टी कहलाती है। तो उस वक्त जब मामलात आए थे तो पार्टी के अंदर ही लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के मुखालफत की थी और कहा था कि हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कुछ लोगों को आप जेल भी भेजना चाहते हैं तो भेजें, ताजरों को, और कोई हड़ताल शड़ताल 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। और उन्होंने कहा जी कि रियासत की आप रिट कायम करें अगर आपने वाकई इस तरह करना है, और ये नॉन फाइलर्स की सिमें वगैरह बंद करना है, ये फ़ैसला दुरुस्त है, लेकिन अगर आपने दुकानदारों से टैक्स ना लिया तो जो है ये सब कुछ ये फारिग हो जाएगा। अच्छा, दरमियान में एक वो बात ये आ गई कि फवाद साहब जो हैं वो हल्के हल्के सर उठा रहे हैं, यानी मीडिया में अपनी जहाँ पे वो थे वहाँ पे वो वापस आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर बानी, किसी ने पूछा भाई क्या, तो उन्होंने कहा बानी पीटीआई अगर डील करें तो वो भी फिर शहबाज शरीफ बन जाएंगे। उन्होंने तंज़ किया वज़ीर आज़म के ऊपर। आखिरी जो थोड़ी बात मैंने आपके साथ करनी थी वो ये थी कि कुछ सरकारी अफसरान के साथ मिलने का मौका मिला और जिनकी अच्छी जगहों पे पोस्टिंग्स हैं। तो पता ये चला कि जब नवाज शरीफ साहब दौरा चीन के लिए वहाँ पर रवाना हुए तो उनके साथ जो लोग गए थे उनमें से कुछ और लोगों ने भी जाना था, जिनमें से 1-2 लोगों को चाइनीज़ ने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने फिर मैनेज किया उसे किसी तरह से, शायद एक को मिल गया और एक को फिर नहीं मिला, बाकी अफराद वीज़ा मिल गया चीन की तरफ से। लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात पता चली कि एक बड़े सरकारी अफसर ने मुझे ये बताया कि पहले वो 2 मरतबा चीन जा चुके हैं और तकरीबन 10 साल या 8-10 साल के अरसे में उन्होंने को 5 साल के बाद चीन जाना चाहा तो चीन ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, वो अभी तक अपना वीज़ा नहीं ले पा रहे। इसी तरह की 2-3 मुझे जो बड़े बिजनेसमैन उन्होंने बताया, यानी एक ऐसे बिजनेसमैन भी है जिनकी इतनी बड़ी एम्पायर है तो चीन उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तो मैंने ये इसकी पूछा अफसरान से और कुछ बिजनेसमैन थे कि भाई ये क्या मामला चल क्या रहा है।
तो जवाब ये आया कि भाई जो ख़ास तौर पे मामला हमारे पहले सीपैक की वजह से जब रुका इमरान खान साहब के दौर में, तो एक तो नाराज़गी वो अपनी जगह थी, लेकिन ये जो अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में हमला हुआ और चाइनीज़ का, और वो बड़ी ही ख़तरनाक तफसीलात हैं कि भी कितनी आसानी से उन्हें टारगेट कर लिया गया, वो गाड़ी कहाँ से आई, कैसे हिट हुई, क्या हुआ मामला। तो जो चाइनीज़ हैं वो इस वक्त बड़े गुस्से में भी हैं, तशवीश में भी मुब्तला हैं, और वो थोड़ी सी सख्ती भी कर रहे हैं इस वक्त। हमारे जो आम, अगर आप हैरान हो जाएंगे इस बात को कि लोग समझते हैं कि अमेरिका, चीन, अमेरिका, यूरोप, यूके, कनाडा, इनके वीज़ा लेना मुश्किल है। इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मुश्किल लेना वीज़ा जो है वो चीन का हो चुका है। हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी उनको वेलकम करते हैं, उनकी वो पूरा वो हो जाता है, लेकिन इस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ है। और चीन की तरफ से ख़ास तौर पे ये जो मामला हुआ, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसे नहीं पेश आना चाहिए था, और उस पर भी बाद में ब्रीफ़ किया गया। हमारी तमाम सियासी जमातों के लोग मिले, चीनी जो ऑफिशल्स हैं उनसे मिले, उनको इज़हार अफसोस भी किया, लेकिन वो ये था कि भाई इस मामले को फौरी तौर पे किस तरह से टेकअप जो करना चाहिए था, टेकअप वो उस तरह से क्यों नहीं किया गया। और अब ये जो हैं वो ये तशवीश अल्लाह करे गलत हो, जो सरकारी अफसर थे उन्होंने कहा, और बिज़नेसमैन ने साथ इत्तेफाक किया जिनका बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त जो है हमारे लिए मज़ीद सख्तियाँ ला सकता है चीन की तरफ से भी, जो हमारा दोस्त है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे फॉरेन अफेयर्स को देखना चाहिए। इस वक्त हमारे नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और वो और भी, और ख़ुद हमारे चीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त इकॉनमी जो है हमें सहारा चाहिए अच्छे अच्छे दोस्तों का, ताकतवर तगड़े दोस्तों का। तो ऐसे में इस तरह की ख़बरें आना थोड़ा तशवीशनाक है। अपने मेज़बान फ़ारूक फराज के साथ दीजिए अल्लाह ने के बाद।